करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के 4 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को दिवाली और नवरात्रि का तोहफा देते हुए छात्रवृत्ति वितरित की। लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले यह छात्रवृत्ति फरवरी मार्च में मिलती थी, लेकिन अब यह सितंबर महीने में ही दी जा रही है। इस दौरान उन्होंने सभी विद्यार्थियों को इसकी बधाई दी और कहा कि अब से स्कॉलरशिप सितंबर में ही मिला करेगी। साथ ही भविष्य में प्रक्रिया को और सरल बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने AI के उपयोग की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि विद्यालयों के द्वारा डेटा फीडिंग में होने वाली त्रुटियों को रोकने के लिए AI का इस्तेमाल किया जाएगा। बीजेपी के वरिष्ठ पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी अपने 2 दिवसीय दौरे पर रामपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को सियासत छोड़कर अपनी सेहत पर ध्यान देने की सलाह दी। 23 महीने की कैद काटने के बाद आजम खान अपने परिवार के साथ दिल्ली में स्वास्थ्य जांच कराने के लिए रवाना हुए। मुख्तार अब्बास नकवी ने इस मौके पर आजम खान को शुभकामनाएं भी दी और कहा कि वे सियासत के बजाय अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। साथ ही वहीं नकवी ने आई लव मोहम्मद मुद्दे पर भी कुछ लोगों को जमकर खरी खोटी सुनाई। वो अराजकता का बंधक बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। मेरा मुल्क है, मुल्क के प्रति हमारी अस्मिता है और मुसलमान हूं, इसलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी आस्था है। अब अस्मिता और आस्था को उद्दंडता और अराजकता का बंधक बनाने की अगर कहीं कोशिश हो रही हो तो ये स्वीकार नहीं है। और जो लोग जो है वो आई लव मोहम्मद के नाम पर जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो जो है वो केवल पाखंड है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसलिए इस तरह के पाखंड के जरिए जो है वो आप न तो आस्था को बंधक बना सकते हैं, न अस्मिता को बंधक बना सकते हैं। अराजकता के जरिए आस्था और अस्मिता को बंधक बनाने की कोई। तो मुख्तार अब्बास नकवी का बयान आपने सुना और फोन लाइन पर हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अजय सैनी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अजय, अब जिस तरीके से मुख्तार अब्बास नकवी का बयान सामने आया है आजम खान को लेकर के, उन्होंने सलाह दी है कि सेहत पर ही ध्यान दे। 23 महीने एक लंबी कैद काटने के बाद वो आए हैं। क्या कुछ अपडेट इस मामले को लेकर के आपके पास और क्या कुछ उन्होंने कहा है? देखो दिग्विजय, मैं आपको बता दूं कि जो पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और वरिष्ठ भाजपा के नेता हैं, वो 2 दिवसीय दौरे पर अपने कर्मभूमि, क्योंकि रामपुर को अपनी कर्मभूमि मानते हैं, तो 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं वहाँ। तो वहीं मैं आपको बता दूं कि आजम खान का जो बयान पे उन्होंने एक बयान दिया है कि वो अपनी सेहत का ख्याल रखें, सेहत पे ध्यान रखें। दिग्विजय जी, इस दौरे के दौरान क्या कुछ खास देखने को मिला? क्योंकि इस दौरे के दौरान कुछ कार्यकर्ताओं ने भी उनसे मुलाकात की, उनका स्वागत भी किया गया, और क्या कुछ कार्यक्रम रहा मुख्तार अब्बास नकवी का? हाँ, कल जैसे पहुंचे हैं 2 दिवसीय दौरे पर, तो मुख्तार अब्बास नकवी का यहाँ पर 2 दिवसीय दौरा हुआ और उस दौरे में जो है यहाँ के जो भाजपा कार्यालय, रामपुर का जो कार्यालय है, वहाँ पर उनका स्वागत समारोह किया और कार्यकर्ताओं में बड़ी खुशी है, क्योंकि यहाँ से वो सांसद भी रहे हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी यहाँ से रहे हैं। वो 2 बार केंद्रीय मंत्री रहे हैं यहाँ पे अटल बिहारी सरकार में भी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वहीं जो है उन्होंने लव मोहम्मद का जो चल रहा है उससे भी उन्होंने जवाब दिया, बड़ा करारा जवाब दिया है कि कुछ नहीं है फालतू का जो है, क्योंकि ये क्या बोलते हैं उसको, अल्लाह को जो मानते हैं उसको लव मोहम्मद नहीं बोलते। और उसमें वही मैं आपको बता दूं उन्होंने और ये कहा है कि जो है 2027 में हम जो है तीसरी बार हम जो है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भगवा लहराएंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अजय सैनी जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो मुख्तार अब्बास नकवी ने साफ तौर पर यह कहा है कि 2027 में एक बार फिर से सरकार बनाई जाएगी और तमाम तरह के उन्होंने हमले विपक्षों के ऊपर भी किए। मऊ से अगली खबर है। मऊ जनपद में यूपी आवास एवं विकास परिषद के द्वारा वाराणसी गोरखपुर नेशनल हाईवे के किनारे एक बड़ी आवासीय योजना शुरू की जा रही है। इस प्रोजेक्ट में 200 हेक्टेयर जमीन पर 3,781 करोड़ रुपए खर्च होंगे और करीब 4,000 मकानों के प्लॉट तैयार किए जाएंगे। वहीं सरकार से मंजूरी मिलने के बाद अब तेजी के साथ जमीन खरीदी जा रही है और अपर आयुक्त नीरज कुमार शुक्ला किसानों को सही मुआवजा दिलवा भी रहे हैं। इस योजना के तहत अस्पताल, स्कूल, पार्क जैसी सभी जरूरी आधुनिक सुविधाएं बनाई जाएंगी, जिससे लोगों को बड़ी सहूलियत मिलेगी। इसमें लोगों को लगभग 4,000 आवासीय प्लॉट सृजित किए जाएंगे। इसके साथ साथ इसमें स्कूल, कॉलेज के लिए, हॉस्पिटल के लिए, व्यावसायिक
सुविधाओं के लिए मॉल आदि बनाने की भी व्यवस्था की जाएगी, खेल के मैदान आदि भी बनाए जाएंगे। 5 गांव में 206 हेक्टेयर ज़मीन अभी प्रस्तावित की गई है। इसी में जो खातेदार कृषक इसमें आ रहे थे उन सबको नोटिस दी गई थी और उनसे आपत्तियां ली गई थी। उन्हीं आपत्तियों की आज सुनवाई हो रही है। 5 गांव में 350 के आसपास शिकायतें आई हैं हमारे पास, तो एक एक व्यक्ति को सुन के उनकी शिकायतों का निराकरण किया जा रहा है। सर, किस तरह की आपत्तियां? ज़्यादातर आपत्तियां तो ये आई हैं कि साहब हमारी आबादी की ज़मीन है, हमारे घर बने हुए हैं, उनको ना लिया जाए। दूसरे नंबर पे कुछ लोग ये आए हैं कि वो व्यावसायिक कार्य कर रहे हैं, खासकर किसी प्राइवेट कंपनी के लिए फसल आदि का उत्पादन कर रहे हैं, तो उनकी ज़मीन ना ली जाए। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उन्होंने अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए ये ज़मीन बचा रखी है, तो वो ज़मीन ना ली जाए। तो सर ऐसे चिन्हित करके क्या किया जाएगा उस जमीन को? ये उच्च स्तरीय समिति है, ये समिति अपनी अनुशंसा करती है, अपनी रिपोर्ट। वहीं फतेहपुर के आकांक्षी हथगाम ब्लॉक में बच्चों के टीकाकरण की निगरानी के लिए जिलाधिकारी रविंद्र सिंह की पहल पर एआई आधारित स्मार्ट वैक्सीनेशन ट्रैकिंग सिस्टम विकसित किया गया है। आईआईटी मुंबई से बीटेक कर चुके डीएम रविंद्र सिंह ने खुद 6 महीने में यह सॉफ्टवेयर तैयार किया है, जिसके तहत मंत्रा पोर्टल पर जन्म के साथ ही बच्चों का डेटा दर्ज होगा। यह सिस्टम टीकाकरण की ड्यू डेट से 3 दिन पहले अभिभावकों को व्हाट्सएप और टेक्स्ट मैसेज के जरिए अलर्ट भी भेजेगा, जिससे 100% टीकाकरण सुनिश्चित किया जा सकेगा। वहीं वर्तमान में यह ट्रायल के रूप में शुरू किया गया है, जिसे जल्द ही पूरे ब्लॉक में लागू किया जाएगा। हथगांव एक आकांक्षात्मक ब्लॉक है, उसके लिए हमने एक स्मार्ट वैक्सीनेशन ट्रैकिंग सिस्टम डेवलप किया है। इसके माध्यम से हम ब्लॉक में हमने एक कंट्रोल रूम बनाया है, जिसमें एक पूरा डेटाबेस बनाया जाएगा कि कौन कौन से बच्चे हैं जिनका जन्म हो रहा है और उनके कब कब कौन से टीके लगे हैं, कौन से ड्यू हैं। इसके साथ साथ में एक एएनएम्स के लिए भी ऐप बनाई गई है, जिसमें जितनी भी ड्यू सूची है वो उनके मोबाइल पे बहुत ही सहज रूप में उपलब्ध होगी, क्योंकि कई बार ये समस्या रहती थी कि ड्यू लिस्ट अपडेटेड नहीं रहती थी। तो इसके माध्यम से ड्यू लिस्ट उनके पास में अपडेट पूरी रहेगी। और इसके अलावा ये भी हमने उसमें प्रणाली की है कि जब भी किसी गांव में VHND सत्र होगा तो उस गांव में जिन भी बच्चों के ड्यू लिस्ट है उनके व्हाट्सएप पे अपने आप एक मैसेज 3 दिन पहले चला जाएगा कि आपके गांव में इस तारीख को इस समय पे VHND सत्र है, तो आप ये डॉक्यूमेंट्स लेकर आ जाएं, जिसमें आपको निःशुल्क टीकाकरण लगेगा, आपके बच्चे को निःशुल्क टीका लगाया जाएगा। और इसी के साथ में AI के माध्यम से हमने जो डेटा एंट्री है वो भी बहुत आसान कर दी है, जिसमें ANM सिर्फ अपना MCP कार्ड अपलोड कर दें, उसकी एक फ़ोटो, तो उसी से उसमें जो लिखी रहती है कि कौन सी वैक्सीन कब लगी थी वो सब डेटाबेस में अपने आप अपडेट हो जाएगा। और जो पूरा एक एनालिसिस होता है, डेटा एनालिसिस, वो भी AI के माध्यम से कर रहे हैं, जिसमें जो पूरा हमारा डेटाबेस है बच्चों का, उनके टीकाकरण का, तो उसके एक सहज रूप से बिना किसी तकनीकी जानकारी के ब्लॉक के स्वास्थ्य विभाग के उन्नाव के अटल बिहारी स्कूल के एक छात्र पर उसके 3 सहपाठियों ने स्कूल से लौटते वक्त हमला कर दिया। आपको बता दें कि करोवन मोड़ के पास हुई इस घटना में पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने छात्र के सिर पर धारदार हथियार से वार कर दिया, जिसके बाद घायल छात्र को राहगीरों और परिजनों की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। वहीं परिजनों ने स्कूल प्रशासन पर विवादों को समय पर न सुलझाने का आरोप लगाया है, जबकि घायल छात्र की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अच्छा, कहाँ पढ़ते हो? अटल बिहारी। अच्छा, क्या हुआ है? चोट लगी है? क्या हुआ? हम लोग क्लास में पहले एक बार हुआ था, तो हम लोग इनसे बोल नहीं रहे थे। आज हम सब लोग खेल रहे थे, उसमें इन्होंने गाली दी थी, तो हम कहा गाली काहे के लिए दे रहा है। कौन कौन है? क्या नाम है उनका? आवेश नाम था और उनके 2 भाई हैं, एक का नाम जुनैद है, एक का नाम जुबैर है। अच्छा, किस चीज़ से मारा है? काढ़े से इसको मारने के लिए खड़ा लेके आके, इसलिए होंडा एजेंसी के सामने वहाँ पर उखाड़ तीनों लोगों ने मारा है। भाग गए थे।
महोबा के जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में सांप के काटने से दो विचित्र मामले सामने आए हैं, जहां परिजन सांप के साथ ही पीड़ितों को लेकर पहुंचे। आपको बता दें, सुपा गांव से आए परिजन सरमन कुशवाहा नाम के युवक को डसने वाले मरे हुए सांप को साथ लेकर आए, जबकि सलारपुरा की पार्वती अहिरवार नाम की महिला को डसने वाले करीब 3 फीट लंबे जिंदा सांप को परिजन अपने साथ पकड़ करके अस्पताल में लाए, जिसके बाद डॉक्टर ने स्थिति को संभालते हुए दोनों पीड़ितों का इलाज शुरू कर दिया। किसको काट लिया, कहाँ बैठा था? छोटे भाई को 2-3 लोग दोस्त लोग बैठे हुए थे, उसी को सर्प ने काट लिया। अचानक आ गया भाई, अचानक वो लोग गिर गया तो दोस्त लोग ने उन्हें देखा, सर्प को मार करके डिब्बे में बंद करके सांप को ले आए, छोटे भाई को भी ले आए। कहाँ लेकर आए हो भैया? यहाँ जिला महोबा। डॉक्टर को दिखाया सांप का? क्या कह रहा डॉक्टर कह रहा अभी बस ठीक हो जाएंगे, इलाज चल रहा है। हमारा नाम रुकमेश है, सलारपुरा के रहने वाले। घटना ये हुई है कि हमारी मम्मी सो रही थी तो जहरीला सांप आया, बिस्तर में घुस गया और मम्मी को काट लिया। तो मम्मी ने चीख मारी तो हम सब लोग जगे और फिर यहाँ महोबा लाए हॉस्पिटल मम्मी को दिखवाने, और सांप को डिब्बे में बंद करके लाए हैं। किसको दिखाया सांप? क्या? हाँ, डॉक्टर को दिखाया है। क्या कह रहा है? डॉक्टर अब इलाज कर रहा है। एक महिला को परिजन द्वारा लाया गया है, स्नेक बाइट का मामला है। अभी महिला का उपचार चल रहा है, हालत स्थिर है। क्या लेकर आई? स्नेक बाइट का मामला है, बता रहे हैं सामने। लखीमपुर खीरी जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फूलबेहड़ में स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही सामने आई है, जहां पर अस्पताल अपने निर्धारित समय पर नहीं खुला। आपको बता दें कि सुबह 9:06 पर भी अस्पताल का पर्चा काउंटर और डॉक्टर के कमरे बंद मिले, जिससे मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। मौके पर मौजूद मरीज ने बताया कि पर्चा नहीं बन रहा है। हालांकि सीएचसी के अधीक्षक डॉक्टर कमलेश नारायण ने रात की ड्यूटी के कारण समय पर न पहुंच पाने की बात कही। वहीं अब देखना यह है कि स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों पर इस लापरवाही को लेकर के क्या कार्रवाई उच्च अधिकारी करते हैं। वो आ गए थे, इमरजेंसी की आ गए थे। लाइट की व्यवस्था है क्या है? लाइट मरीजों के लिए जो आते हैं वैसे तो इन्वर्टर है, लेकिन पंखे वहाँ पर प्रत्येक में नहीं चल रहे। कुछ पंखे कनेक्टेड है इन्वर्टर से, एक इन्वर्टर से चलता है। नहीं, यहाँ जब डॉक्टर साहब से बात की गई तो उन्होंने बताया कई दिन से जनरेटर भी खराब है। जनरेटर खराब है, इसलिए बजट नहीं आ रहा, तो उसमें डिमांड लगभग की डिमांड लगभग 25-30 हज़ार की, तो वो बजट आने पर ही लगभग 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया। कौन कौन सी दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध हैं? जो लाइफ एसेंशियल ड्रग्स सारी जो भी चाहिए। क्या नाम है आपका? पारस। कहाँ के रहने वाले? मगरी। आज अभी आप कहाँ पे हैं? अभी ये सरवा में। नहीं, अभी आप कहाँ पे हैं? अभी अब ब्लॉक में फूलबेहड़ ब्लॉक में हैं। हाँ। क्या करने आए हैं? अस्पताल में आप आए इस समय क्या करते हैं? यहाँ पे दवाई लेने आए। कितना समय हो गया है? अभी आया 10-15 मिनट। कितना इस समय टाइम कितना हो रहा है? आपके मोबाइल में देख के बताइए जरा। 9:06। शामली के सदर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस और कुख्यात बदमाश अजय के बीच मुठभेड़ हो गई। महिला से छेड़छाड़ और मारपीट के मामले में वांछित अजय पाटा पुलिस को जंगल में छिपा हुआ मिला, जहां उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस की जवाबी फायरिंग में गोली बदमाश के पैर में लग गई, जिससे वो घायल होकर गिरफ्तार किया गया। वहीं एसपी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और अपराधियों के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। दिन में करीब 3:30 बजे के आसपास कुछ महिलाएं थीं, और जिसमें एक महिला थी ये आसपास के गांव की, और अपनी पुत्री के साथ ये शामली से अपने गांव जा रही थी। इसी बीच में जो बुढ़ाना अड्डा है वहां पे एक अपराधी था जो उनकी लड़की के साथ छेड़खानी किया, और जब महिलाओं के द्वारा विरोध किया गया तो उस लड़की को उसने मारा पीटा, कान के ऊपर भी चोटें आई हैं और उसका कुंडल भी गिर गया है मौके पे। अब वो छीना गया है कि लेके भागा है कि क्या किया है, ये पूछताछ का विषय है। थाने पर तहरीर दी गई थी जिससे मुकदमा पंजीकृत किया गया था, और अभियुक्त की तलाश में पुलिस लगी हुई थी। इस बीच में जानकारी प्राप्त हुई कि जो अभियुक्त है वो काफ़ी दुस्साहसी व्यक्ति है, और ये इसके ऊपर लगभग 7-8
के आसपास मुकदमे हैं और ये अंतर जनपदीय अपराधी है। इसके ऊपर लूट, हत्या, मारपीट, अभी विगत दिनों बावरी में इसने ठेके के ऊपर मारपीट करी थी, जब भी मुकदमा लिखा था, चार्जशीट लगाई गई थी। ये काबड़ौद पुल है, इस पर जानकारी प्राप्त हुई पुलिस टीम को कि काबड़ौद पुल के आसपास वो कहीं और किसी घटना की फिराक में है, किसी और छेड़खानी की फिराक में है। पुलिस ने जब इसको रोकने का प्रयास किया तो ये भागा है। ये काबड़ौद का जंगल है और जंगल के पास ये ट्यूबवेल है। ट्यूबवेल के किनारे आके इसने पुलिस के ऊपर फायर किया। आत्मरक्षा जब पुलिस ने गोली चलाई तो ये घायल हुआ है, इसके बाएं पैर में चोट लगी। वहीं बरेली में सर्वेयर के पद पर कार्यरत गौतम दास रोडवेज बस में यात्रा के दौरान जहर खुरानी गिरोह का शिकार बन गए। आपको बता दें, गौतम दास नाम का व्यक्ति दिल्ली से बरेली जा रहा था, लेकिन रास्ते में गिरोह ने उन्हें नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर दिया और पर्स में रखे पैसे, लैपटॉप, सोने की चेन और 2 मोबाइल फोन लूट लिए। वहीं से आए थे फ्लाइट से, दिल्ली में एक दिन का स्टे किया था इन्होंने, तो वहाँ दोस्तों के साथ रुके हुए थे, ऑफिस के कलीग्स थे कुछ। तो उसके बाद कल रात में 10:40 पे बैठे थे बस में। फोन करा था इन्होंने घर पे कि मैं बैठ गया हूँ। फिर यहाँ पे इनको आ जाना चाहिए था 4-5 बजे तक। फोन लगाया था तो फोन उठा नहीं। फिर उसके बाद हम लोग ट्राई करते रहे। फिर हम लोग यहाँ ढूंढने आए, 8 सब परेशान हो रहे थे घर पे। उसके बाद में यहाँ से इन्होंने फोन करवाया। जब थोड़े बहुत होश में आए तो दीदी के पास फोन आया था, तब हम लोग डिस्ट्रिक्ट आए। फिर यहाँ के पता चला कि एक ऑफिस का लैपटॉप था, ऑफिस की साइड से जो मिला था, और 2 फोन थे जीजा जी के, और एक चैन थी गले में, और चैन में छल्ला पड़ा हुआ था एक सोने का, और कैश था, और 2 क्रेडिट कार्ड थे, और वॉलेट में थी 2-3 हज़ार रुपये कैश होगा बस। हाँ, बाकी 3 अंगूठियाँ बच गई हैं। बाकी चैन ले गए वो, और वो छल्ला था उसके वो ले गए, और लैपटॉप लेके चले गए, और 2 मोबाइल। ये सर्वेयर है प्रोटोकॉल में। ये बस से आ रहे थे रोडवेज से। हाँ, रास्ते में इनको जहर पुराने में जो गैंग होता है अपना, उन्होंने इनको नशा खिला के इनका काम। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।